देश का बजट पेश होने जा रहा है, कुछ ही समय बाकी है। लोगों को आस तो है, लेकिन निराशा हाथ न लगे ये सरकार को ध्यान रखना होगा। अब देखने वाली बात है कि मोदी सरकार ये अंतरिम बजट जो पेश करने जा रही है, ये क्या वाकई में जनता को सीधे फायदा देगा, या फिर अब सरकार से जो उम्मीदें हैं उन उम्मीदों को झटका लगेगा। ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि चुनाव भी काफी नजदीक है, रिपोर्ट कार्ड भी तैयार करना है और लोगों को खुश भी रखना है और जीडीपी भी बढ़ानी है। चुनौतियां अपार हैं, लेकिन चुनौतियों से पार पाना मोदी के लिए मुमकिन है या नहीं, ये तो अब केंद्रीय बजट बताएगा। जब चुनाव की बात होती है तो चाय पर चर्चा की बात होती है, लेकिन जो वाकई में चाय की दुकान चलाते हैं उनको कितनी आस है सरकार से बजट आ रहा है। वैसे तो हमेशा लोग कहते हैं कि हमें जो ना राजनीति से लेना देना, और बजट आएगा तो देखी जाएगी, काम तो फिर भी करना, लेकिन फिर भी कोई उम्मीद है सरकार से कि इस अंतरिम बजट में कुछ होगा? अच्छी उम्मीद है जी, सरकार ने सारे अच्छे काम किए अब तक, बहुत बढ़िया। बजट में क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, किन के लिए होना चाहिए? बजट तो गरीब के हिसाब से सही, पहले भी सही आया है और अब की बार भी सही सरकार बजट पेश करेगी गरीब के हिसाब से। पहले से ग्राहक आते हैं ज्यादा बाजार में, आमदनी बढ़ी है या फिर महंगाई के सामने घुटने टेक दिए लोगों ने? आमदनी खूब बढ़ी है, काम है खूब, बाजार में हर जगह काम है, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी, काम की कमी नहीं है कहीं पे भी। अंकल जी कह रहे हैं कि बजट से कोई लेना देना है, लेकिन आपका बजट सही चलता है घर का, ये बताइए अंकल जी। बस जैसे चल रहा ठीक है, रोजी रोटी चल रही है और दुख का काम है, कैसे काम है, सरकार का कुछ दे रही है, हमें कुछ दे रही है, गरीबन दे रही है। बजट जो सरकार बनाती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं है हमारा। महंगाई बढ़ रही है अंकल जी? खूब बढ़ रही है, खूब बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है, आपको भी लगता है? देखो फिर आपको लगता है कि जो बजट बनाती है सरकार वो अपने हिसाब से संतुलित बनाती है, बैलेंस बनाती है? देखो सरकार या वक्त बीजेपी बहुत बढ़िया काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है। बढ़िया काम कर रही है। मोदी आना चाहिए जी। बजट में क्या आना चाहिए? पैसे ये जो बजट है ना, ये आपको पता होगा, ये जो बजट है ये पूरा बजट नहीं है, क्योंकि चुनाव है, उससे पहले कुछ समय के लिए बजट है। तो कुछ तो ऐसा मोदी सरकार करे कि सीधा फायदा आपकी जेब तक पहुंचे, या फिर इधर इधर से निकाला और इधर डाल दिया, ऐसा तो नहीं कर रही है सरकार? नहीं तो सही कर रही है, काम कर रही है। ऑनलाइन बढ़िया पैसा आ रहा है, आप चलाते हैं ऑनलाइन? बिल्कुल ऑनलाइन सब चीज है, बहुत। आप बोलिए, क्या उम्मीदें है इस बजट से, जो बजट आ रहा है अभी 1 तारीख से? अब उम्मीद क्या, जब बजट आएगा जब पता पड़ेगा। उम्मीदें तो होती हैं कि अब की बार तो कुछ ऐसा करे कि और ज्यादा फायदा हो। महंगाई कम होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात। पेट्रोल डीजल जब बढ़ता है तो उससे फर्क पड़ता है आपको? टैक्स बढ़ते हैं उससे फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, फर्क क्यों नहीं पड़ता? आपको लगता है फर्क पड़ता है? जी तो वो थोड़ा सा राहत देनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। मिडिल क्लास फैमिली के लिए क्या राहत होनी चाहिए भाई साहब, आपको क्या लगता है? राहत यही होनी चाहिए सर कि हमारी जो ये महंगाई, जैसे आम आदमी के लिए पेट्रोल वगैरह हैं, डीजल वगैरह हैं, डेली यूज में आने वाली जो चीज़ें हैं, इन पर थोड़ी रोक लगा दे। आमदनी के देखो कोई फ़र्क नहीं है, महंगाई और उसका कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। अगर हमारे सामने महंगाई नज़र आ रही है तो हमारी आमदनी भी बढ़ रही है। हाँ, उतना ही हमको आमदनी बढ़ रही है, ऐसी बात नहीं है कि हम उस बजट को उठा नहीं सकते। हमारा बराबर चल रहा है सिस्टम। ये हमारी सोच है कि हमारे महंगाई 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 कुछ नहीं है, सब ठीक चल रहा है? बिल्कुल। मैं वाटर सप्लाई 12 ऑपरेटर हूँ और जब 4,000 रुपये मेरी सैलरी थी, इस महंगाई को तो गा दिया लोगों ने, लेकिन इसको नहीं गाया कि हमारी आज 11,691 रुपये सैलरी है। सैलरी भी बढ़ी है, सैलरी महंगाई के साथ साथ सैलरी भी बढ़ी है। सैलरी भी बढ़ी है हमारी, और ये होता रहता है। हाँ ये चलता होगा भी। लेकिन जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, वो काम हमारे इस बीजेपी ने किए हैं। ये आपको लगता है? ये हमको लगता है, आपने तुलना की? जो हमने तुलना की है। ठीक है। और भी दुकानदार भी हैं यहाँ पर, ग्राहक भी आते हैं। सर बजट से क्या उम्मीद है? एक छोटा सा सवाल। सर मिडिल क्लास के लिए अच्छा होना चाहिए बजट सर। क्या आपको लगता है कि सरकार मिडिल क्लास का, गरीब तबके का, सबका ध्यान रखती है, या पर मिडिल क्लास का भी ध्यान रखती है? सर इसमें सर हॉस्पिटल्स की व्यवस्था होनी चाहिए सर, ज्यादा से ज्यादा। स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन पर ध्यान देना चाहिए सर। जी बिल्कुल सर, ये आपको वो बिल्कुल। आयुष्मान भारत योजना चलाई सरकार ने, केंद्र सरकार ने, उसको लेकर आपको लगता है कि सही फैसला था और उसको धरातल पर असर दिखाई दे रहा है? सर कुछ असर है, मतलब ज्यादा असर नहीं है, कुछ है असर सर। क्या करते हैं आप? सर मेरी शॉप है, गारमेंट शॉप है, तो आपकी दुकानदारी ठीक चल रही है? ठीक है सर। दुकानदार कोरोना काल के बाद अब राहत मिली है थोड़ी? आ रहा था सर। और सरकार का सपोर्ट रहता है किसी ना किसी तरह, या फिर अपने आप ही सब कुछ करना है? जी आप है सर। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आई हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आपकी दुकानदारी ठीक चल रही है माता जी? हाँ जी। अभी बजट भी आ रहा है देश का, कुछ उम्मीद है? अब देखो बस आपका तो ये होना चाहिए कि यहाँ कोई तंग ना करने आए। हाँ, बस हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लेकिन देश के बजट से उम्मीद रहती है आपको? महिला वर्ग के लिए कुछ किया है सरकार ने?
अब इतना ही कर रखो कि यहाँ बैठा रखें, अपन मजदूरी कर रहे हैं, बस यही कर रखो सरकार ने, और कहा करो। पेंशन है आपकी? नहीं है, हाँ पेंशन नहीं है। बनवाओगे आप? बनवाना चाह में पर बना में ही ना है, सब निस्बत बारी मांगे। रिश्वत का खेल चलता। बजट आ रहा है जी, कुछ उम्मीद है आपको बजट से? अभी तो भैया कुछ भी नहीं है। अब तो आने वाले वक्त में 50% भी महिलाओं को हो जाएगी। हमें तो यही ऐसी चीज मिली जैसी है। महंगाई बढ़ रही है कुछ? महंगाई यही भैया कहाँ है, तनख्वाह तो वही 8-7 है, सब चीज पे महंगाई है। और कहीं सरकार ने महंगाई इतनी कर रहा कि भाई तो कम करनी चाहिए, थोड़ी कम होनी चाहिए। और कहीं जी देखिए, हमारी तो मांग यही है कि जो दिन प्रतिदिन जो महंगाई बढ़ रही है, वो चाहे किसी भी कारण बढ़ रही हो, ठीक है, जैसे मतलब मुनाफाखोर हैं जो मतलब स्टॉक दबा के रखते हैं, जैसे दाल है, चीनी है, इतना भी घरेलू जो सामान यूज होने वाला है, जैसे गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर अब इस 1100 1150 का जा चुका है। तो एक अगर मान लो इसके रेटों पे अगर थोड़ी सी कमी लेके आए ना सरकार, तो ये बहुत अच्छा है। सरकार, कोई डाउट नहीं है कि सरकार काम बहुत बढ़िया काम कर रही है, हर तरफ अपना अच्छा काम कर रही है। हमारी ये मांग है, एक तो सिलेंडर महंगा है, सिलेंडर सस्ता होना चाहिए। एक दाल, राशन सारा ही महंगा है, दाल सस्ती होनी चाहिए। हमारे घर पर सब्जी ना हो, एक मौका दाल बना लिया है, वो भी महंगी है, फिर बनावा के तो सब्जी महंगी हो रही है। इतना महंगा तो सिलेंडर हो गया, इतनी महंगी लकड़ी होगी। बजट में सर ऐसे है कि जैसे मान लो शिक्षा को लेकर के बात की जाए, तो शिक्षा में तो जो पहला मतलब कि प्रावधान होना चाहिए कि शिक्षा को लेकर अच्छे से अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। 1 फरवरी को जो आम बजट आ रहा है, उसमें मैं चाहूँगा कि आम जो लोग हैं उनके काम की जो चीज़ें हैं, जैसे घरेलू चीज़ें हैं, ठीक है ना, उनका राशन सस्ता हो जाए, LPG सस्ती हो जाए, पेट्रोल सस्ता हो जाए, डीजल सस्ता हो जाए, खाने की जो चीज़ें वो सस्ती हो जाएँ, ठीक है ना। दवाइयों में भी कुछ अगर ड्यूटी वगैरह घटा के रेट कम कर दें तो आम आदमी को फ़ायदा मिल सकता है। एज ए डॉक्टर मैं चाहूँगा कि सरकार जो डॉक्टरी इक्विपमेंट्स जो इम्पोर्ट होते हैं उन पे ड्यूटी घटा के उनके रेट सस्ते करें, ठीक है ना, और डॉक्टरों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो ज़्यादा प्रदान करें, और जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह या मेडिकल कॉलेज है उनको स्ट्रेंथनिंग करें ताकि आम लोगों को वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिल सके। सर बजट जो होना चाहिए बहुत अच्छा होना चाहिए। बेरोजगारी के लिए, युवा नशे की चपेट में, इसके ऊपर कोई मुद्दा नहीं उठता, और हर गली मोहल्ले में युवा नशे की कगार पे हैं। युवा बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, ना कोई रोज़गार है उनके लिए। तो यही है कि रोज़गार मिले, और सिलेंडर के दाम बढ़ोतरी पे हैं। 933 का सिलेंडर हो चुका है, जो 300 350 का होता था, 1200 का सिलेंडर भरवाया है। और इसमें दालों के रेट देख लो, पेट्रोल के रेट देख लो, बढ़ते जा रहे हैं, और रोज़गार कम होते जा रहे हैं। तो इसीलिए युवा भी नशे की चपेट में है, रोज़गार कम है, इसीलिए तो ये सरकार से यही उम्मीदें लगा रखी हैं कि तो बजट आए तो उसमें इन चीज़ों पे गौर किया जाए। देखो जी, ऐसा जो व्यापारी है वो समाज की रीढ़ होते हैं, जड़ होते हैं, इसी से सारा समाज चलता है, जो अपना व्यापार है। अब व्यापारी आदमी के लिए देखो तेल के दाम बढ़े हुए हैं बहुत ज़्यादा, हमें जो ट्रांसपोर्टेशन महंगी पड़ती है, वैसे माल महंगा पड़ता है, अब जो टैक्सेस है वो ज़्यादा है। तो इन चीज़ों पे लगाम लगनी चाहिए, टैक्सेस कम होने चाहिए, पेट्रोल के दाम ये कम होने चाहिए। जो हमारे ऑल ओवर एक व्यापारी आदमी के लिए सिक्योरिटी का जो है, उसके ऊपर पूरा गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। अब लास्ट बजट जो था उसमें न्यू टैक्स रेजिम जो थी उसमें थोड़ा सा बेनिफिट दिया गया था, लेकिन ओल्ड टैक्स रेजिम कई सालों से सेम ही चल रहा है। 5 लाख की स्लैब जो है वो इंटैक्ट एज इट इज चल रही है। अब जिन लोगों ने पुरानी इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रखी हैं, हाउसिंग लोन ले रखे हैं, वो आज भी ओल्ड रेजिम को फॉलो करते हैं, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम के अंदर वो बेनिफिट नहीं मिलते डिडक्शन के, LIC के, हाउसिंग लोन के, इंटरेस्ट के। तो उस स्लैब को भी बढ़ाने की जरूरत है जो ओल्ड टैक्स रेजिम है, ताकि जो LIC के प्लान्स हैं, हाउसिंग है, वो बेनिफिट भी लोग जो ले रहे हैं वो कंटिन्यू कर सकें, और जो न्यू टैक्स रेजिम है उसे और बढ़ाने की जरूरत है। 1 फरवरी को जो सरकार बजट पेश करने जा रही है, हम उसमें सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के हित में बजट पेश करे। उनको जो भी छोटे जिम्मेदारों को जो भी चीज़ें, उपकरण जैसे सरकारी उपकरण हो गए, कृषि यंत्र हो गए, दवाइयाँ, खाद होगी, उसके ऊपर साथ के साथ ही सब्सिडी देनी चाहिए,
क्योंकि बड़ा जिम्मेदार तो उसमें सब्सिडी साथ के साथ नहीं देता है जी, छोटा तो फिर गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सरकार से कहते हैं जी, जैसे मान लीजिए जो सब्सिडी मिलती है कृषि यंत्रों पर, वो साथ के साथ दिए जाने चाहिए और अच्छे से अच्छा जिम्मेदार के हक में सोचना चाहिए। बजट ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। MSP ਵੀ ਸਹੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ। ਜੋ ਵੀ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ GST कम करनी चाहिए है जी। हमें इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। पिछले 10 साल में भी बहुत अच्छे बजट आए हैं और इंडस्ट्री ने काफ़ी ग्रो किया है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, हर जगह इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर रही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इंडस्ट्रीज़ MSME खासकर जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको कंपटीशन में लाने के लिए, जो बड़ी कंपनीज हैं उनके साथ कंपटीशन में लाने के लिए हर स्तर पर, हर जिला स्तर पर सरकार की तरफ से R&D सेंटर्स जरूर खुलने चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स। जो बड़ी बड़ी महंगी टेक्नोलॉजीज़ जो वर्ल्ड में बाकी कंपनीज अडॉप्ट करती हैं उन्हें सरकार यहाँ पर लेकर आए और छोटे उद्यमियों को वो टेक्निक सस्ते दामों पर उपलब्ध कराए। हमारी उम्मीदें ये जी बजट से कि हमारे साइंटिफिक जो इंडस्ट्री है उसको सरकार की तरफ से जो पर कैपिटा जो टैक्स स्लैब्स हैं उसमें बेनिफिट मिले, वुमेन एंटरप्रेन्योर को बेनिफिट मिले, और इसके अलावा जो हमारा रॉ मटेरियल वगैरह जो है कॉस्टिंग्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, उसमें सरकार की तरफ से हमें कुछ सब्सिडीज़ वगैरह मिल जाएं, जिससे हमें हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें बेनिफिट मिलेगा। केंद्र सरकार के बजट से अब की बार मुझे बहुत उम्मीदें हैं। एक दुकानदार आदमी को सबसे पहले तो रेट कम चाहिए होते हैं रिटेलर को, क्योंकि उससे उसकी इन्वेस्टमेंट कम होती है। इन्वेस्टमेंट कम होने से, उसकी लागत कम होने से उसका प्रॉफिट बढ़ता है। दूसरा जो है सबसे बड़ी चीज़ चाहिए, एक दुकानदार आदमी जो 14 से 18 घंटे की ड्यूटी करता है, जिसके लिए कोई सोमवार नहीं, कोई संडे नहीं, कोई मंडे नहीं, उसकी छुट्टी का प्रावधान किया जाए। और साथ के साथ एक दुकानदार जो GST भी पे करता है, जो इनकम टैक्स भी पे करता है, जो और भी सारे टैक्स पे करता है, उसके यदि अस्थमा की डेथ हो जाए तो उसके परिवार को चलाने के लिए सरकार ने कोई ना कोई सहायता का प्रावधान करना चाहिए। जितना वो GST, जितना वो इनकम टैक्स देता है उसके हिसाब से उसको मंथली, सालाना कुछ ना कुछ सरकार दे। सरकार 1 फरवरी को जो है बजट पेश करने जा रही है, जिसमें हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी 6ठी बार जो है बजट को पेश करेंगी। और लोगों को इस बजट से बहुत उम्मीद है, खासकर जो है युवाओं को और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को, क्योंकि देश के अंदर पिछले कुछ सालों से कोविड के बाद जो है एम्प्लॉयमेंट और कैश जो फंड्स लिक्विडेशंस किया उसकी शॉर्टेज जो है, युवा एम्प्लॉयमेंट को खोज रहे हैं और इंडस्ट्रीज़ वाले जो पैसे की जो दिक्कत है उससे जूझ रहे हैं। तो इस बजट से मेन उम्मीदें लोगों को ये हैं कि किस तरीके से सरकार कुछ ऐसे जो है पॉलिसीज़ क्रिएट करे जिससे कि एम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी हो और इंडस्ट्रीज़ वालों को जो है सब्सिडीज़ मिले, कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ लाके जिससे उनको लोन जो है कम इंटरेस्ट में मिले और उसको आसानी से सब्सिडी के तौर पर चुकाया जा सके। देखो 2024 का और सरकार का 10वां बजट है और नो डाउट सरकार ने जिस तरीके से पीछे डेवलपमेंट की लगातार बयार वही है, पूरा देश आराम में रहा है, सड़कों के जाल बिछे हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च होनी है अगले साल 2025। तो स्कूल संचालक होने के नाते एक तो सबसे बड़ी चीज़ें हैं बैंक जो लगातार रेपो रेट बढ़ती है, जगह लगातार कंस्ट्रक्शन लोन इतने हैवी हो जाते हैं, तो जहाँ डेवलपमेंट की बात है तो बगैर बैंक के डेवलपमेंट होगी कैसे। तो मेरे ख्याल से लगातार एक्सपेंशन की बात में स्कूल्स वालों को विशेष रियायतें दी जानी चाहिए, शिक्षा को विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए। जैसे बिहार स्टेट या बहुत सारे स्टेट लगातार डिमांड करते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिले, तो क्यों ना इस देश की जो रीढ़ है शिक्षा और चिकित्सा, तो शिक्षा को भी विशेष दर्जा मिले और उनके चाहे लोन, चाहे वो कंस्ट्रक्शन लोन है, बसेस के लोन है या और सारी चीज़ें, उनमें विशेष रियायतों की डिमांड सरकार से है। मैं अपनी तरफ से भी और मेरे ख्याल से सारे स्कूल वाले मेरे इतने साथी इस बात से सहमत होंगे कि लोन में अच्छी खासी बैंकों को एडवाइज करा जाए कि रियायत रहे। एज एम्प्लॉय होने के नाते मेरा तो यही लगता है कि एक तो जो हमारा टैक्स स्लैब है उसके अंदर इनको काफ़ी छूट देनी चाहिए, क्योंकि पुराने काफ़ी टाइम से उन्होंने उसके अंदर कुछ अच्छा किया नहीं है।
वो हम उम्मीद करते हैं कि इस पर सरकार ज़रूर करेगी, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से इनको टैक्स के अंदर। और मैं एक मीडियम फैमिली से आता हूँ, तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत लगती है कि कम से कम साल का मेरी 1-1.5 सैलरी जो है टैक्स में चली जाती है, तो मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस बार इसके ऊपर ज़रूर काम करेगी कुछ ना कुछ। जो आपका क्वेश्चन है, बजट जो आने वाला है उसे एक्सपेक्टेशन जो हमारी सबकी एक्सपेक्टेशन है कि होलिस्टिक होना चाहिए। होलिस्टिक का मतलब है कि सबका साथ सबका विकास वाला होना चाहिए और ये जन जन तक पहुंचना चाहिए। इसका जो फ़ायदा है केवल ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर जो तबके वाले लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्हीं को होना चाहिए। जो हमारे यहाँ पर जो जनरल लोग हैं, जो जॉब क्लास है या फिर जो MSMEs हैं या SMEs हैं, जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सबको भी फ़ायदा होना चाहिए। टैक्स में इस तरह से गवर्नमेंट को ध्यान में रखना चाहिए कि सभी को फ़ायदा होना चाहिए। सर, एम्प्लॉय होते के नाते कुछ चीज़ें हैं, जैसे एक तो टैक्स स्लैब में जो छूट है वो हमें थोड़ी ज़्यादा चाहिए, पहले से थोड़ी ज़्यादा मिलनी चाहिए। एक दूसरा है कि जो जॉब्स हैं, अब जैसे मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, बट मुझे जॉब करने के लिए यहाँ आना पड़ता है, जो 40 से 50 किलोमीटर दूरी हो जाती है, रोज़ का एक ट्रैवल हो जाता है। तो सरकार से ये उम्मीद है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो जॉब्स जनरेट होनी चाहिए, वो नियर बाय सिटीज़ में ही हो, 15-20 किलोमीटर की रेंज भी हो तो थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि अब मेरा टाइम ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटा सिर्फ ट्रैवल में चला जाता है। और रोड्स हैं जो हमारी, उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रैफिक इतना हो जाता है कि आधे घंटे की दूरी के लिए भी 1.5 घंटे का टाइम स्पेंड करना पड़ता है हमें। तो ये 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, एक तो हमें छूट मिलनी चाहिए और दूसरा है कि जो हमारे शहर के पास, हमारे घर के पास हमें जॉब्स मिले। और है सैलरी का है एक इशू की सैलरी जो है वो जो ग्रेड है उसके हिसाब से मिल जाती हैं जो वर्कर लेवल पे है, बट कुछ जगहों पे उनको उतनी भी नहीं मिलती है। और जो मिडिल मैनेजमेंट के पीपल्स हैं उनके लिए भी जो सैलरी ग्रेड है वो अभी काफ़ी कम है, उतना नहीं मिल पाता। मुझे काफ़ी आशाएं हैं इनसे, कभी उम्मीदें हैं, क्योंकि हर बार इनका बजट एक धमाकेदार तो आता है, लेकिन इस बार और जनता को ज़्यादा उम्मीद है उनसे। क्योंकि सबसे पहले देखिए कि वो मिडिल फैमिली का जो मेन मुद्दा रहता है कि वो महंगाई से परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। क्योंकि देखिए वो थोड़ा सा GST का रेट का भी आ गया और जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनका थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। क्योंकि गवर्नमेंट ने आजकल क्या कर दिया है कि जी जो सेल टैक्स वाले हैं, जो उनको सबको क्या कहते कह दिया है कि क्या कहते कोई छोटा बिजनेस बंद हो सकता है, कभी हो सकता है। वो बहुत डरे हुए लोग हैं। वो एक जो सबसे मेन मुद्दा वो है कि छोटे दुकानदारों का है और महंगाई का है, सबसे पहले तो मुद्दा वो है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या जो अपना सैलरी पर्सन है, जैसे लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप उठाया था 7 लाख का, जो न्यू निज़म में लोग गए थे, न्यूज़ में गए थे, तो वो अच्छा था। वो एक 7 लाख था, उन्होंने 0 कर दिया था। लेकिन मैं अब और चाहूँगा कि थोड़ा सा गवर्नमेंट ने जो क्या कहते हैं जो डिडक्शंस जो की थी उसके अंदर कुछ ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी ले आएँ कि जिससे जो या तो लिमिट बढ़ा दें या फिर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ले आएँ, जिससे क्या कहते हैं जो सैलरी पर्सन है उनको थोड़ी सी राहत मिले। और मेरा सबसे पहला सरकार से यही आग्रह है कि MSME को बढ़ावा देने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करने चाहिए। और जिस तरह से हमारी जितने सेक्टर्स हैं हमारे काफ़ी कॉस्टली हो चुके हैं, और आज जो अनऑथराइज सेक्टर्स हैं जहाँ हर जगह पर वो अपनी फैसिलिटी, लेबर एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं, टैक्स भी भर रहे हैं, GST भर रहे हैं, सारे काम पूरे कर रहे हैं। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि उनको रेगुलाइज करके उनको कोई सिस्टम ऐसे बना के उनको एक रेगुलाइज किया जाए, ताकि वो भी एक प्रॉपर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर प्रॉपर काम कर सकें। उनको फैसिलिटी देनी चाहिए उनको, क्योंकि टैक्स स्लैब बढ़ाने से तो चलो वर्कर को तो एक बेनिफिट तो मिलता ही मिलता है, लेकिन थोड़ा सा एक जो MSME और एक बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो डिफरेंस आना चाहिए वो मतलब सरकार को उस बारे में थोड़ा सा विचार करना चाहिए। MSME को, जो कि एक देश के इन बड़ी इंडस्ट्रीज़ के भी एक रीढ़ की हड्डी का काम करती हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, अब किस तरह से छोटे छोटे लोन लेकर अपने मुश्किल से अपना काम चलाते हैं, उनके ऊपर इनको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जो भी रिबेट वहाँ पे दे सकते हैं उनको ज़रूर रिबेट देनी चाहिए टैक्सेस के अंदर। एक सवाल ये उठता है बजट से, इसमें तो हर साल उम्मीद होती है कि ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं जिसमें गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़ को और प्रोसीजर्स को फॉलोअप करना पड़ता है, जो एक चैलेंज रहता है एक टेक्नोक्रेट के लिए, पर्टिकुलरली वो अपने टेक्नोलॉजी के हिसाब से इंडस्ट्री चलाते हैं और इन प्रोसीजर्स को ज़्यादा समझते नहीं हैं। अगर वो प्रोसीजर सिंपल हो जाए तो इंडस्ट्रीज़ को ग्रोथ में बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। इसमें तो एक्सपेक्टेशन रहती है कि जाते जाते अगर इस इंटरिम बजट में भी गवर्नमेंट प्रोसीजर सिंप्लीफाई कर देती है तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आप
सरकार से यही उम्मीद है कि प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई कर दें। इतने सारे दुनिया भर के जो एक्ट्स हैं जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ पे एप्लीकेबल है, वही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे भी लगे हुए हैं। अगर वो सारे एक्ट्स को और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो इंडस्ट्री कैन ग्रो मल्टीफोल्ड। जैसा कि बजट के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो पहले तो खैर पिछले बार के बजट भी हर बार आप लोग पूछते रहे हैं, बताते रहे हैं और उसके अंदर काफ़ी चीज़ें इंक्लूड करते रहे हैं। लेकिन इस बारी के बजट के लिए कुछ एक हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो जितना जल्दी आपके माध्यम से सरकार पे पहुंच सकें, ताकि जो लास्ट बजट इस सरकार का है उसके अंदर ये बातें इंक्लूड हो सकें। जैसे कि हमने देखा होगा बहुत टाइम से हमारे जो इनकम टैक्स स्लैब्स हैं वो तो चेंज हुई, अच्छा हुआ, पीछे बढ़े भी सही, लेकिन उसमें जो सेविंग्स को लेके होता है कि 80D के अंदर जो डिडक्शंस हैं वो काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि नहीं बढ़ रही हैं। तो उसके अंदर ज़रूर कहीं ना कहीं इस बारी उम्मीद होनी चाहिए कि वो स्लैब्स बढ़ें, उसके अंदर 1.5 लाख 80D में मिलता है, उससे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिले ताकि लोगों के लिए भी सेविंग का बेनिफिट हो और गवर्नमेंट को भी उस सेविंग्स का बेनिफिट मिल सके। दूसरा, जैसे भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर जी का शिलान्यास करते हुए 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर की बात की है, तो उस उद्घाटन के वक्त तो उसके सोलर 1 करोड़ जो लोगों को घरों में लगने हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ इस टाइप का पॉलिसी कि बनाने वाले लोग भी यहाँ पे अभी बहुत सारी चीज़ें आप देखते होंगे कि जो सोलर के सेल्स हैं, सोलर के पैनल्स हैं, वो सारे के सारे चाइना से इंपोर्ट होते हैं। तो इतने मास स्केल पे अगर हमारे प्रधानमंत्री जी का एक विचार है, एक विज़न है कि हमने सोलर हर घर पे लगाना है, तो अच्छी बात है कि उसकी इंडस्ट्री भी हम जो है इंडिजीनियस इंडिया के अंदर ही डेवलप करें और उसको लगाने पे भी लोगों को कुछ ना कुछ प्रमोशन दें, कुछ ना कुछ उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दें, कुछ सब्सिडी दें, ताकि लोगों को भी 1 करोड़ वो टारगेट है जो वो पूरा कर सकें अपना। मेरी फार्मा की इंडस्ट्री है, तो वैसे तो फिर प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी नीता से जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सीतारमण जी, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे कुछ सुझाव हैं ताकि उससे हमारे आम इंडस्ट्री वालों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हेल्प मिले। एक तो उसमें यह है कि जो फॉर्म इनकम टैक्स का फॉर्म भरा है तो वो सरलीकरण होना चाहिए, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, आम लोगों की समझ में नहीं आता। दूसरे GST में क्या है कि जो वैट लगा था स्टेट गवर्नमेंट तरफ से, वैट का रिफंड हमें मिल गया स्टेट गवर्नमेंट तरफ से, लेकिन कई बार वो हम जब सेंटर पे जाते हैं GST पोर्टल पे तो वो अपलोड ही नहीं होता, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है अपलोड करने के लिए। एक वो सरलीकरण होना चाहिए ताकि GST के पोर्टल पर अपलोड हो जाए और जो लोगों को वैट का रिफंड है वो इंडस्ट्री को ईजिली मिल जाए। दूसरा ये है। तीसरा ये है कि सरकार ने अनाउंस किया था, हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने और केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्टर ने, कि करनाल में हम 100 एकड़ में फार्मा पार्क बनाएंगे, लेकिन वो आज तक बन नहीं पाया। तो मैं रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री से भी और हेल्थ मिनिस्टर फाइनेंस से कि इस बजट में वो करनाल में जो 100 एकड़ में फार्मा पार्क बनना है वो जरूर बनाए, ताकि हमारा उसका फ़ायदा है कि हरियाणा के लोगों को रोज़गार अच्छा मिलेगा, यहाँ रेवेन्यू बहुत आएगा और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा कुछ इतना बढ़िया बन जाएगा यहाँ पे फार्मा के क्षेत्र में, नॉर्थ इंडिया में नंबर 1 पे आ जाएगा। कि GST के रेट्स कम करें, जिससे कि जनता पर महंगाई का बोझ कम होगा और सरकार को रेवेन्यू भी ज़्यादा मिलेगा। और दूसरा, इनकम टैक्स के रेट्स स्लैब भी ज़्यादा हैं, 5 लाख रुपए तक की छूट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और 5 से 10 तक 5% होना चाहिए, जिससे कि मीडियम मध्यम तबके को राहत मिले, और 10 से ऊपर 15% होना चाहिए, इससे जनता को भी राहत मिलेगी और टैक्स भी सरकार का बढ़ेगा। देखो, आने वाले बजट के अंदर हम सरकार से आस करते हैं कि C2+ के तहत हमारी फसल के दाम दिए जाएं और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाए और किसानों का संपूर्ण कर्जा मुक्त किया जाए। ये मोदी जी ने कहा था भी मेरे को प्राइम मिनिस्टर दोबारा बनाओ, मैं सभी का कर्जा माफ करूंगा। और अम्बाड़ा में और हरियाणा के अंदर 5 फसलों के ऊपर कुदरत की मार पड़ी है, पीछे फ्लड आया है, किसान काफी घाटे में चले गए हैं और जो भी किसानों की लिमिट KCC है उसका संपूर्ण ब्याज माफ किया जाए। आने वाले समय में जो सरकार बजट लेके आएगी, हम ये उम्मीद करते हैं कि किसानों के लिए उसके बारे में काफी कुछ होना चाहिए। अगर सरकार किसानों के प्रति संजीदा है, क्योंकि सरकार ने किसानों के नाम पर सरकार बनाया, सरकार ने किसानों के नाम पर सरकार बनाई और वोटें ली हैं हमसे। और जब 2014 में पहली बारी मोदी सरकार आई थी और उसके बाद हमारे हरियाणा में खट्टर सरकार आई है, तो उनका पहली कलम से एक वादा था कि हम 2022 में किसानों की आय दुगनी करेंगे। अब हम इस बजट में ये उम्मीद रखते हैं सरकार से कि अब करी जाए, हमारी जो आय है किसान की दुगनी की जाए, क्योंकि इन्होंने बोला था और इन्होंने बोला था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। तो इसमें हम ये भी उम्मीद करते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करके किसानों की पूर्ण कर्जा मुक्ति
इस बजट के तहत की जाए। और जो खाद का थैला इन्होंने 50 किलो से घटाकर अब 40 पे ले आए और दाम इसका वहीं का वहीं है, और ये झूठा तंत्र कह रहे हैं कि हमने खाद के रेट नहीं बढ़ाए। ये इनडायरेक्टली तौर पर खाद के और दवाइयों के रेट बढ़ा रहे हैं, पर लोगों को ना चोर रास्ते से पता नहीं लगने दे रहे। तो हम कहना चाहते हैं कि इस बजट में जितना खाद का थैला था 50 किलो का वो करें, बीज हमारे को सस्ते दाम पर बढ़िया बीज मुहैया कराया जा सके। हमने अलग अलग वर्गों के लोगों से बातचीत जो की है, सीधी सीधी बात यह है कि कुछ का मानना है कि जो महंगाई बढ़ रही है तो लोगों की जेब में पैसा भी आ रहा है, तनख्वाह बढ़ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि तनख्वाह वही है लेकिन महंगाई बढ़ रही है। अब इससे आने वाले वक्त में कैसे लोगों को फायदा पहुंचाया जाए, सरकार के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती रहती है। अब बजट का इंतजार आपको भी है, हमें भी है। देखने वाली बात है कि केंद्रीय बजट जो अंतरिम बजट है वो कैसा होने वाला है, इसका जवाब जल्द मिलने वाला है। कैमरामैन ललित के साथ मैं कमल कौशिक, खबरें अभी तक।